इंडिया के सबसे एडवेंचरस रोड ट्रिप में से एक, काजा से चंद्रताल होते हुए मनाली या फिर मनाली से चंद्रताल होते हुए काजा का रोड ट्रिप रोमांच प्रेमी लोगों में काफ़ी पसंद किया जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ रोड को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। यह रूट साल में लगभग 6 से 7 महीने तक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। मई के एंड में या जून की शुरुआत में जब यह रूट खुलता है तो कई महीनों से इंतज़ार कर रहे बाइक राइडर्स और दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर्स इस एडवेंचरस रोड ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। काजा से लोसर तक लगभग 80 किलोमीटर और ग्राम्फू से मनाली के लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस के अलावा लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक की यह रोड सिर्फ नाम की ही एक सड़क है। सारा रूट लगभग ऑफ रोडिंग करने जैसा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी छोटी गाड़ी से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होता है तो ये जर्नी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। सभी लोगों के पास बड़ी गाड़ी तो होती नहीं है, फिर भी छोटी गाड़ी लेकर इस रूट पर जाने की तमन्ना बहुत सारे लोगों की होती है। हम भी दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी छोटी हैचबैक बलेनों के साथ लाहौल स्पीति के इस रोड ट्रिप पर निकल पड़े थे और आज हमारे 8वें दिन की जर्नी हमारे इस रोड ट्रिप की सबसे एक्साइटिंग, सबसे थ्रिलिंग और सबसे चैलेंजिंग जर्नी होने वाली है। इससे पहले की 7 दिन की हमारी दिल्ली से नारकंडा, सांगला, चितकुल, नाको, ताबो, काजा और चंद्रताल तक की जर्नी आप हमारे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने किसी वजह से वो वीडियोस मिस कर दिए हैं या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में लाहौल स्पीति की पूरी सीरीज़ देख पाएंगे, जिसमें हमने अपनी पूरी जर्नी को काफ़ी डिटेल में दिखाया है। इसके अलावा काजा से मनाली की जर्नी को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट में हमने काजा से कुंजुम पास और लास्ट वीडियो में हमने अपने कुंजुम पास से चंद्रताल तक की जर्नी के बारे में आपको बताया था। अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो के एंड में जाकर कार्ड पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख पाएंगे। आज के 8वें दिन की जर्नी में हम दोस्तों आपको चंद्रताल से मनाली तक के उस रोमांचक सफ़र पर लेकर चलेंगे जहां पर आने की तमन्ना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत बहुत ही कम लोग जुटा पाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी छोटी है तो ये ट्रिप आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और एडवेंचरस होने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राइविंग स्किल्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। छोटी गाड़ी से इस ट्रिप को दोस्तों क्या हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे? हमारा ये ट्रिप कैसा रहेगा? हमें रास्ते में ज़्यादा परेशानियां तो नहीं आएंगी? ये जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेकर चलते हैं एक और खूबसूरत रोमांच से भरे सफ़र पर। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आंटी, चाय के साथ क्या क्या मिलेगा? पराठा मिलेगा, ब्रेड चने मिलेगा, मैगी मिलेगा, और क्या चाहिए बेटा? ठीक है जी।
डे 7 में दोस्तों हम चंद्रताल विजिट करने के बाद अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए शाम को अपने कैंप में बनी हुई किचन में खाना खाकर सो गए थे। दोस्तों सुबह के बजे हैं 5:45 यानी कि 5:45। शाम को खाना खाने के बाद और अर्ली मॉर्निंग आप चाहकर भी कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठंड कितनी ज़्यादा है और गाड़ी के ऊपर बर्फ़ जम चुकी है, पाइप का पानी भी जम चुका है और हम लोग अभी यहाँ हाथ मुंह भी नहीं धो पा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब लोग यहाँ से जल्दी निकलना चाह रहे हैं। अभी हमने हीटर चलाया है तो थोड़ा सा अंदर से टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऊपर की स्नो जो गाड़ी के ऊपर जमी हुई थी वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर स्नो जम गई थी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है और गर्म पानी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इन कैंप्स में दोस्तों गर्म पानी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको अगले डेस्टिनेशन पर जाकर ही नहाना धोना पड़ेगा। आप चाहे तो ठंडे पानी में हाथ मुंह धो सकते हैं, वो भी आपको रात को स्टोर करके रखना पड़ेगा। हम लोग अपनी चंद्रताल कैंपिंग साइट से अब निकल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन मनाली के लिए। सब लोग यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं क्योंकि आगे जो भी वाटर क्रॉसिंग होगी उसमें जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा पानी बढ़ता जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे भी रोड कंडीशंस होंगी, जो भी टाइम लगेगा मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। गाड़ी के ट्रिप मीटर में दोस्तों आप टाइम और बाहर का टेम्परेचर देख सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और ठंड के मारे हम सभी लोगों का काफ़ी बुरा हाल है। हमारे पास जितने भी गर्म कपड़े थे उन सभी कपड़ों को पहनकर हम रात को सोए थे, तब जाकर कहीं हम रात काट पाए हैं। ठंड को छोड़कर दोस्तों सुबह के इस सुकून भरे माहौल में सब कुछ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इतनी अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलने वाले शायद हम पहले लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंप्स में अभी कोई खास हलचल नहीं दिखाई दे रही है और ना ही इस रूट पर हमें अभी तक कोई गाड़ी आती या जाती हुई दिखाई दी है। चंद्रा नदी के साथ साथ हम एक बार फिर से उसी वाटर क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रहे थे जिसे हमने कल दोपहर में क्रॉस किया था और आज उसे फिर से हमें एक बार और क्रॉस करना होगा। सुबह सुबह का टाइम होने के कारण अभी कल के मुकाबले में दोस्तों पानी काफ़ी कम है और आज हम वाटर लेवल के जजमेंट के लिए किसी और गाड़ी का वेट नहीं करेंगे। पैदल ही हमने पानी का अंदाज़ा लगा लिया है। मैंने इशारा कर दिया है, गाड़ी आराम से वाटर क्रॉसिंग से निकल जाएगी। चलो देखते हैं कल के मुकाबले आज कितनी आराम से गाड़ी निकल पाएगी। आप लोग भी देखिए। दिन के मुकाबले में रात को स्नो कम मेल्ट होती है, इसलिए पानी का लेवल थोड़ा सा कल के मुकाबले में काफ़ी कम है। अब देखिए गाड़ी कल के मुकाबले में काफ़ी आराम से आज निकल पाई है। दोस्तों कल के मुकाबले में अभी पानी कम है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। कल हमने इसको दोपहर के बाद क्रॉस किया था, अभी आराम से ये वाटर क्रॉसिंग इस गाड़ी से क्रॉस हो गई है।
इस स्ट्रेच को क्रॉस करने के बाद हम फिर से काजा मनाली वाले हाईवे को ज्वाइन करने वाले थे, जो सामने दिख रहे ग्रीन कलर के गेट के बाद शुरू हो जाता है। लेफ़्ट वाला रास्ता ऊपर की ओर जो जा रहा है वो काजा की तरफ जाता है, और जो राइट में नीचे की तरफ जा रहा है ये वाला रास्ता मनाली की तरफ जाता है। दोस्तों, अगर आप काजा की तरफ से आते हैं तो मैं काजा की तरफ से आने वाली साइड में खड़ा हूँ, और आप जो सामने गेट देख रहे हैं वो रास्ता चंद्रताल की ओर जाता है, और ये नीचे वाला रास्ता जो है ये वाला रास्ता जाएगा मनाली की तरफ, जो बटाल होते हुए जाएगा। हम लोग अभी चंद्रताल से आ गए हैं और अब हम मनाली की ओर जा रहे हैं। हम इस रास्ते से जाएंगे, तो आप देख सकते हैं चंद्रताल के लिए वो रास्ता है और मनाली के लिए ये वाला रास्ता है जो घूम के नीचे जा रहा है। चंद्रताल से बटाल की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। कट से अगर चंद्रताल 10 किलोमीटर है तो इस हिसाब से अब यहाँ से बटाल लगभग 5 किलोमीटर के करीब होगा। चंद्रा नदी के साथ साथ अब हम एकदम नीचे की ओर उतर रहे थे। कुछ देर के बाद वो पुल आ ही गया, जिसको क्रॉस करते ही हम बटाल के मशहूर चाचा चाची के ढाबे, जिसे चंद्रा ढाबे के नाम से भी जाना जाता है और जो चाची जी के नाम पर है, वहां पर पहुंचने वाले थे। इस बैरन एरिया में चाचा चाची का ये ढाबा इस रास्ते पर सफ़र कर रहे लोगों के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। इस ढाबे के दोनों साइड यानी कि काजा और मनाली दोनों साइड काफ़ी किलोमीटर्स तक दूर दूर तक इस ढाबे के अलावा फूड और अकोमोडेशन के लिए कोई और फैसिलिटी मौजूद नहीं है। बीच रास्ते और इमरजेंसी में फंसे लोगों के लिए यहाँ पर फूड और अकोमोडेशन दोनों की व्यवस्था आराम से हो जाती है। हम लोग करीब 5:50 पर सुबह चले थे और अभी टाइम हुआ है करीब 7:09। हम लोग काफ़ी आराम से आए हैं और हमें करीब करीब सवा घंटा लगा है इस 15 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में। लेह 565, केलोंग 100 और ग्राम्फू यहाँ से 49 किलोमीटर के करीब है। इस वक्त दोस्तों हम पहुँच गए हैं बटाल, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो फेमस चाचा चाची जी का ढाबा। आंटी जी को आप पीछे अपने काम में बिजी देख सकते हैं। बटाल के इस ढाबे के पीछे भी मुसाफिरों की सैकड़ों कहानियाँ छुपी हुई हैं। आज तक न जाने कितने लोगों की जान इस सफ़र पर सिर्फ इसी ढाबे और इस ढाबे को चलाने वाले चाचा चाची की वजह से बची है। दोरजे अंकल सुबह सुबह का वक्त होने के कारण अपने रोज़मर्रा के काम में काफ़ी बिजी थे और किसी को भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे। आंटी जी हमें सामने से आती हुई मिली। पत्थरों से बने इस स्ट्रक्चर की छोटी हाइट की वजह से लंबे लोगों को सीधा खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि इसी स्ट्रक्चर की वजह से इस रूट पर और इस ढाबे पर जीवन दौड़ रहा था। बातों बातों में अंकल जी ने हमें बताया कि कल रात भी HRTC की एक बस यहाँ पर ख़राब हो गई थी। बस के मुसाफिरों और दूसरे यात्रियों को मिलाकर लगभग 150 लोगों के रुकने की व्यवस्था कल रात भी पत्थरों से बने इन स्ट्रक्चर में अंकल जी ने यहाँ पर की हुई है। आंटी चाय के साथ क्या क्या मिलेगा? पराठा मिलेगा, ब्रेड चने मिलेगा, मैगी मिलेगा, और क्या चाहिए बेटा? ठीक है जी, बोलो। ठीक है, अभी सब कुछ ले लेते हैं। हमने अपने लिए चाय और पराठे का ऑर्डर दे दिया। एकदम गर्मा गर्म पराठे हमारी आंखों के सामने तैयार हो रहे थे। मैं पराठा नहीं खाऊंगा, उसी में शेयर कर लूँगा एक वन। अंकल और आंटी को उनके इन सराहनीय कार्यों के लिए गॉडफ्रे फिलिप ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स
अलग अलग न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में छप चुके हैं। अभी कुछ साल पहले ही बॉम्बे से आया एक ग्रुप और दूसरे लोग अचानक हुई बर्फबारी के कारण चद्रसाल से आते वक्त बीच रास्ते में फंस गए और काजा और मनाली दोनों साइड से रास्ता बंद हो गया था। तब चाचा और चाची ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों को बीच रास्ते से ढाबे तक लाए और उन्हें कई दिनों तक फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया। बाद में आर्मी ने उन लोगों को एयरलिफ्ट किया और तब जाकर उन लोगों की जान बच पाई थी। इस घटना के बाद से आर्मी ने उनको एक सैटेलाइट फ़ोन प्रोवाइड कराया है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करने के काम आता है। चाचा और चाची की सबसे बड़ी खूबी दोस्तों ये है कि उन्होंने कभी भी किसी मुसीबत में फंसे लोगों से या किसी की इमरजेंसी कंडीशन में नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने आज तक किसी से भी ओवरचार्ज नहीं किया है। ये हैं हमारी आंटीज जो 16 साल की हैं, जो बताती हैं अंकल जी 17 साल के हैं। आंटी के हाथ के हमने पराठे खाए हैं आज। चलिए, रात को ढाबे और ढाबे के आसपास रुकने के लिए दोस्तों आपको करीब 150 रुपये का चार्ज देना होगा। और हाँ, अकोमोडेशन आपको दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। सफ़र के लिए अगर आप गर्म कपड़े कुछ लाना भूल गए हैं तो कुछ गर्म कपड़े भी आपको, जैसे कैप, आपकी वुलन सॉक्स, ग्लव्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वो अकोमोडेशन है दोस्तों जिनमें मुसीबत में फंसे लोगों को रात गुजारनी पड़ सकती है। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ कुछ राइडर्स वगैरह रुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर का ये नज़ारा। कई लोग इसके अंदर सो रहे हैं। अंदर शायद मैंने इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। रात को यहाँ रुकने के लिए करीब 150 रुपीज़ और खाने के रेट बिल्कुल जायज़ हैं। अभी जस्ट दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और टाइम हुआ है 7:45। अब हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। गूगल बाबा के हिसाब से बटाल से मनाली का डिस्टेंस लगभग 95 किलोमीटर्स का है और गूगल हमें टाइम दिखाता है करीब 2 घंटे 10 मिनट का। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली ये डिफरेंस कई गुना होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि रियल में इस रूट पर आपको कितना टाइम लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ढाबे पर हमने दोस्तों कई ड्राइवर से बात की थी जो मनाली साइड से आए थे। हमने उनसे रास्ते की कंडीशन के बारे में भी पूछा था। इसके अलावा दोस्तों हमने गूगल के बारे में भी पूछा था कि गूगल क्या जो टाइम दिखा रहा है क्या वो सही है, क्या हम 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। इस बात पर दोस्तों वो भी हंसने लगे थे। उनका भी ये कहना था कि इस रूट पर गूगल के ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। छोटी गाड़ी को लेकर जो हमारे डाउट थे उसके बारे में भी हमने उन ड्राइवर से क्लियर किया तो उन्होंने बताया कि थोड़ा ध्यान से चलाने पर छोटी गाड़ी भी आराम से निकल जाएगी। आपको सिर्फ रोड के पत्थरों का ध्यान रखना होगा। इस साल दोस्तों ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ है जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फ़ दूसरे सालों के मुकाबले में काफ़ी कम है और जल्दी पिघल गई है। मौसम भी पिछले कई दिनों से बिल्कुल साफ़ है और आगे भी हमें कोई बारिश की या स्नोफॉल की कोई पॉसिबिलिटी हमें अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। छोटी गाड़ी का दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के साथ साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि दोस्तों इसका व्हील छोटा होने की वजह से हमें बैड स्ट्रेचेस पर गाड़ी को थोड़ा आराम से निकालना पड़ता है और स्पीड बड़ी गाड़ी के मुकाबले में थोड़ी कम रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ी के मुकाबले में हमारे सफ़र में थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर आप छोटी गाड़ी के साथ इस रूट पर आते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा और एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना होगा। खूब सारे जोश, थोड़े से डर और खूब सावधानी के साथ हम उस बदनाम रूट पर आगे की ओर बढ़ रहे थे जहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह के डाउट्स हैं। इस रूट के बारे में दोस्तों हमने लोगों के मन में कई तरह का डर देखा है और शायद ये डर हमारे अंदर भी है। हम इस डर को क्लियर करने के लिए और इस डर से उबरने के लिए इस रूट पर निकल आए हैं। तो दोस्तों क्या सचमुच में ये रूट ऐसा है
या सिर्फ लोगों के मन में इसके बारे में एक गलत अंदाज़ा है? ये जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। कुछ और ज़रूरी बातें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो इस रूट पर आने से पहले सबको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है और आप सब लोग मेरे हिसाब से जानते भी होंगे। इस रूट पर कोई भी अनहोनी की संभावना को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रास्ता बंद होने की या फिर गाड़ी के खराब होने की। किसी भी वजह से हो सकता है कि बीच रास्ते में हमें कुछ वक्त गुजारना पड़ जाए। गाड़ी हमारी भी खराब हो सकती है और किसी और की भी। कई स्ट्रेचेस दोस्तों ऐसी हैं कि अगर कोई छोटी गाड़ी भी उस रास्ते में फंस जाती है या ख़राब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी का बराबर से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में जब तक वो गाड़ी नहीं हटेगी तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। इस तरह की कंडीशन में हमें बीच रास्ते में समय गुजारना पड़ सकता है। उस केस में हमारी गाड़ी में सफिशिएंट अमाउंट में पीने का पानी, खाने के लिए स्नैक्स या कोई भी दूसरे आइटम, उसके अलावा गर्म कपड़े और सफिशिएंट अमाउंट में फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है। टाइम हो गया है दोस्तों सुबह के 9:24 और अब हम छोटा धारा पहुंच गए हैं। ये वो जगह है दोस्तों जो इस रूट पर काफ़ी खतरनाक मानी जाती है और काफ़ी बदनाम है। इसे छोटा धारा के नाम से जाना जाता है। लेफ़्ट साइड में जो आप अकोमोडेशन देख रहे हैं वो PWD की है। ये सिर्फ ठहरने के लिए बनाई गई है और यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। एक्चुअली दोस्तों ये वाला एरिया थोड़ा डाउन साइड में है। जब पहाड़ों पर बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है या ऊपर पहाड़ों पर बारिश होती है तो काफ़ी मात्रा में पानी इस मैदान में आ जाता है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है और रास्ते का पता नहीं चलता। उस केस में अगर यहाँ बीच रास्ते में कोई गाड़ी फंस जाती है तो रास्ता रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यहाँ पर रात काटनी पड़ती है और ये PWD की अकोमोडेशन उस केस में काफ़ी काम आती है। हम काफ़ी लकी रहे हैं और हमें यहाँ पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आई है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, हमेशा आप कभी भी किसी भी रूट पर जाएं तो वेदर अपडेट्स ज़रूर चेक करें और रास्ते की कंडीशन के बारे में भी पहले से पता करके रखें। उस केस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों वो स्ट्रेचेस आ गई हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी की इस रूट पर अग्नि परीक्षा होती है। ये काफ़ी अप और काफ़ी डाउन वाला एरिया है। यहाँ पर आपको एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और रोड कंडीशन आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रेचेस है दोस्तों इनकी चौड़ाई काफ़ी कम है। यहाँ आपको सामने से आने वाली गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है और आपके सामने का रोड क्लियर है तो आप एक मोमेंटम बनाकर सीधे बिना ब्रेक लिए इस स्ट्रेचेस को पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ठीक होने की वजह से बोल्डर्स के नीचे लगने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास गाड़ी छोटी है तो छोटी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आप एक मोमेंटम पे इन स्ट्रेचेस के ऊपर से गाड़ी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप एक मोमेंटम में गाड़ी निकालेंगे तो बोल्डर्स के ऊपर से गाड़ी जंप होगी और फिर गाड़ी के अंडर बॉडी हिट होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी डैमेज हो सकता है और हो सकता है आप बीच रास्ते में ही खड़े हो जाएं। इसलिए आपको इन स्ट्रेचेस पर छोटी गाड़ी को बड़े ध्यान से निकालना होगा। इस रूट की यही वो स्ट्रेचेस हैं दोस्तों जिन पर पानी होने की कंडीशन में ये काफ़ी डेडली हो जाते हैं। पानी के अंदर हम बोल्डर्स का पता नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से गाड़ी कई बार फंस जाती है या डैमेज होकर बीच रास्ते में रुक जाती है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो जाता है और जब तक गाड़ी वहाँ से निकल नहीं जाती तब तक किसी भी साइड का ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाता। सड़क के नाम पर हमारे पास इस टूटी फूटी पट्टी के अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ब्लॉकेज की सिचुएशन में हमें वहीं पर खड़े रहना होता है और यही हमारी मजबूरी वहाँ पर बनकर रह जाता है। जो मुश्किल स्ट्रेच है दोस्तों उस पर थोड़ा सा उतर कर मैनेज करना पड़ता है। कुछ ऐसी स्ट्रेचेस थी जहाँ पर बोल्डर्स की ऊंचाई रोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। ये बोल्डर्स फिक्स थे जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता था।
ऐसी कुछ स्ट्रेचेस पर हमने गाड़ी का वेट कम करने की कोशिश की और कुछ दूर तक उतरकर पैदल चले। कई बार हमें रास्ते में पड़े पत्थरों को बीच रास्ते से साइड में करना पड़ा ताकि वो गाड़ी को हिट ना करें। और कई बार हमें व्हील्स के नीचे गाड़ी का बैलेंस बनाने के लिए पत्थरों को लगाना भी पड़ा ताकि गाड़ी का बैलेंस प्रॉपर बना रहे और बीच में कोई ऊंचा बोल्डर गाड़ी को अंडर बॉडी हिट ना करे। और सच मानो दोस्तों, हमें इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा था। हर स्ट्रेच को पार करने के बाद एक अजीब सी खुशी हमें महसूस हो रही थी। और कई बार दोस्तों 2 लोग मिलकर गाड़ी चलाते थे। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक बंदा सामने खड़ा होता था, वो ड्राइवर को इशारा करता था ताकि ड्राइवर बोल्डर्स का सही जजमेंट ले सके और गाड़ी को डैमेज होने से बचा सके। दोस्तों, रोड कंडीशन चाहे कैसे भी हो, बेशक कितनी ही बेकार हो, लेकिन वेदर और व्यूज़ दोनों ही ऑसम थे। आपको इस रूट पर एकदम नेचुरल और रॉ ब्यूटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, छोटा धारा के बाद हम यहाँ बीच रास्ते में कुछ देर के लिए रुके हैं। यहाँ हमें बहता हुआ पानी मिल गया है। यहाँ कैंपिंग के लिए अच्छा स्पेस है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी लगी हुई है और कुछ लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। हमने सुबह हाथ मुँह वगैरह ठंडे पानी की वजह से नहीं धोए थे, लेकिन यहाँ हमने फिर भी मैनेज कर लिया है। पानी तो यहाँ भी ठंडा है, लेकिन फिर भी हमने मैनेज कर लिया है। अच्छी लोकेशन है कुछ देर रुकने के लिए। दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस रूट पर मनाली और काजा के बीच में HRTC की बसेस भी चलती हैं, जिनके फिक्स ट्रिप और फिक्स टाइमिंग्स होते हैं। अगर आप कम बजट में इस रूट का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बसेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। दोस्तों, ऐसी हर स्ट्रेच जहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई थी और गाड़ी को एक मोमेंटम बना के ऊपर की ओर जाना होता था, ऐसी लगभग सभी स्ट्रेचेस पर हम गाड़ी से उतर जाते थे और ऐसा करीब हमने 8 से 10 बार इस पूरे ट्रिप पर किया था। दोस्तों, इस स्ट्रेच पर मैंने देखा है कई क्रेजी ड्राइवर और ख़ासकर नए लड़के इस ट्रिप पर गाड़ी लेकर निकल आते हैं और रात के टाइम ड्राइव करते हैं। दोस्तों, एक नए ड्राइवर को इस रूट पर रात को सफ़र करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रात को एक नए ड्राइवर के लिए इस सफ़र पर आना एकदम सुसाइड करने जैसा होगा। हो सकता है कोई ये कहे इस बारे में कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही इस ट्रिप को रात में या इस स्ट्रेच को मैंने रात में कवर कर लिया था, लेकिन दोस्तों सिचुएशन हमेशा एक जैसे नहीं होती और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपको दोस्तों यहाँ कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी और सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है। हमारे पास दोस्तों आज का पूरा दिन है मनाली पहुँचने के लिए और सुबह भी सफ़र की शुरुआत हमने 6 बजे से पहले ही कर दी थी। हम बड़े ही आराम से, बड़े इत्मीनान से सफ़र का मज़ा लेते हुए, जगह जगह पर रुकते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए अपने सफ़र पर आगे की ओर बढ़ रहे थे। हमारे ठीक सामने देखिए दोस्तों, टेम्पो ट्रेवलर से उतरकर कुछ सवारियां नीचे बैठकर आराम कर रही हैं। एक्चुअली इस लंबे सफ़र पर ज़्यादा देर गाड़ी में बैठे रहने से, और ख़ासकर कि बड़ी गाड़ियों में, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी वाले एक मोमेंटम बनाकर ख़राब स्ट्रेचेस पर से गाड़ी निकालते हैं, जिससे गाड़ी हिचकोले खाती है और साथ ही अंदर बैठी सवारियां भी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ज़्यादा देर हिचकोले खाते हुए गाड़ी में बैठे रहने से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिसकी वजह से जर्नी में इस तरह का ब्रेक लेकर चलना पड़ता है।
मैंने आपको बताया था कि हम लोग ख़राब स्ट्रेचेस पर गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल चलते थे। इससे हमें ज़्यादा देर बैठने से होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि बैक स्टिफनेस वगैरह नहीं होती थी और जो वोमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है वो भी हमें नहीं होती थी। और कुछ दूर चलने में हम और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे, जिससे दोस्तों में दो फ़ायदे होते थे, हमें और गाड़ी को दोनों को काफ़ी आराम मिल जाता था। हम लोग दोस्तों अब छतरू की सीमा में एंटर कर चुके थे और हमें कुछ ढाबे वगैरह जो आप सामने देख रहे हैं दिखाई देने लगे थे। अब हम यहाँ पर फिर से एक ब्रेक लेंगे। छोटा दारा से छतरू का डिस्टेंस 17 किलोमीटर का है और बटाल से छोटा दारा 14 किलोमीटर, यानी कि अभी तक हमने कुल मिला के बटाल से 31 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बटाल से छोटा दारा तक हमने 1 घंटा 40 मिनट के करीब लगाया था, जिसमें कुल हम 14 किलोमीटर कवर कर पाए थे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं छतरू। 7:45 पे हम चले थे बटाल से, अभी टाइम हुआ है 11:45। हमें 4 घंटे लगे हैं। छोटी गाड़ी होने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया। अब हम यहाँ पर कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बटाल के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर कई ढाबे मौजूद हैं और इमरजेंसी में आप यहाँ पर नाइट में रुक भी सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। बटाल के ढाबे से दोस्तों छतरू के ढाबे तक डिस्टेंस हुआ है 14 + 17 यानी कि 31 किलोमीटर और हमें लगे हैं 4 घंटे। आप हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 चाय। यहाँ दोस्तों हमने अपने लिए चाय और कड़ी चावल का ऑर्डर दिया था। खा पी कर दोस्तों हम एक बार फिर से अपनी मंजिल मनाली की ओर बढ़ चले। ढाबे से निकलते दोस्तों 2 रास्ते हैं। ये लेफ़्ट वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं ये पुराने पुल की तरफ जाता है। आप इस पर भूल कर भी मत जाइएगा, क्योंकि ये पुल एकदम स्टार्ट होते ही आगे टूटा हुआ है। आपको नीचे वाले रास्ते से, जहाँ से हम जा रहे हैं, इस रास्ते से आगे की ओर बढ़ना है। छतरू के बाद दोस्तों हमें काफ़ी गाड़ियों की मूवमेंट देखने को मिली, या फिर टाइम ही कुछ ऐसा हो गया था कि जो लोग सुबह मनाली से निकले होंगे वे लोग अब यहाँ पर पहुँचने लगे थे। इसके अलावा हमें ढाबे के आसपास कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से इस रूट को और लाहौल वैली की रॉ ब्यूटी को सिर्फ देखने के लिए और महसूस करने के लिए यहाँ तक आए थे। और अब वे लोग यहाँ यानी कि छतरू से वापस मनाली साइड अपने होटल या गेस्ट हाउस में जाएंगे, यानी कि उनका आज का रूट प्लान छतरू तक आकर यहाँ लंच करके वापस जाना था। सड़क पर ख़राब स्ट्रेचेस अभी भी यहाँ पर आ रही थी, लेकिन वो इतने ख़राब नहीं थे जिससे गाड़ी को ज़्यादा दिक्कत हो। छतरू के बाद दोस्तों धीरे धीरे हरियाली वाला एरिया शुरू हो जाता है और प्रकृति की सुंदरता बढ़ती चली जाती है। मौसम भी इधर आकर एकदम से बदला बदला सा नज़र आने लगा है और काफ़ी सुहावना सा होता जा रहा है। हमारे ठीक सामने एक बाइकर की बाइक ख़राब हो गई थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उसे रेंट पर लाए थे। अब वो ख़राब हो गई है, इसलिए अब वो बाइक को बीच रास्ते में छोड़कर ही टेम्पो ट्रैवलर से लिफ्ट लेकर वापस मनाली जा रहे हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते दोस्तों मौसम ने एकदम से अंगड़ाई ले ली है और सुहाना होने के साथ साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आप सामने गाड़ी की विंड स्क्रीन पर कुछ बूंदे देख सकते हैं। नेचर की इस ब्यूटी को देखने और शानदार सुहावने खूबसूरत मौसम को महसूस करने ही तो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी कभी मनाली घूमने आते हैं तो मनाली से छतरू तक का एक दिन का आने जाने का ट्रिप ज़रूर प्लान करें।
जब आप अटल टनल को क्रॉस करते हुए कोक्सर वैली से, जो अभी आगे आने वाली है, कोक्सर वैली से होकर आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको काजा मनाली रूट का और यहाँ की अनटच्ड ब्यूटी का एक खूबसूरत और नेचुरल एहसास होगा और आपको बहुत ही यहाँ पर आकर अच्छा लगने वाला है। खराब सड़क का ये सिलसिला अब सिर्फ ग्राम्फू तक ही बचा है, उसके बाद रोड कंडीशंस एकदम से अच्छी हैं। छतरू से ग्राम्फू तक के स्ट्रेच की लंबाई लगभग 17 किलोमीटर की है। इस स्ट्रेच पर हमें गवर्नमेंट मशीनरी काफ़ी एक्टिव मिली। जगह जगह पर सड़क को रिपेयर करने का काम किया जा रहा था ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को ज़्यादा परेशानी ना हो। हमें अब वैली के काफ़ी सुंदर व्यूज़ दिखाई देने लगे थे और हम ऐसी किसी सुंदर सी लोकेशन की तलाश में थे जहां पर कुछ देर रुका जा सके। फाइनली हमें एक ऐसे ही ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाई दी और हमने वहां रुकने का फैसला किया। ये कुछ नए दोस्त शायद हमारे ही इंतज़ार में बैठे हुए थे। ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ पहाड़, नीचे हरियाली और बीच में बहती हुई नदी। नज़ारा दोस्तों एकदम औसम था। यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद हमने अपने नए दोस्तों से विदा ली और अपना सफ़र फिर से आगे की ओर शुरू किया। लेकिन कुछ दूर चलते ही नज़ारा कुछ इस तरह का था। हम फिर से यहाँ पर रुकने को मजबूर हो गए। दोस्तों 12:20 पर हम लोग खा पी कर चले थे छतरू से और अभी हम ग्राम्फू के रूट पर हैं और अभी लगभग 1 बजा है। आप देख सकते हैं रास्ते में पड़ने वाली ये जो लोकेशन है, खूबसूरत लोकेशंस कितनी खूबसूरत है। आप मेरे चारों तरफ का नज़ारा देखिए। दोस्तों सफ़र का मज़ा भागते रहने में और किलोमीटर्स पूरे करने में नहीं है। सफ़र का मज़ा तभी आता है जब आप सफ़र में पड़ने वाली खूबसूरत लोकेशंस पर कुछ देर के लिए रुकें, कुछ तस्वीरें क्लिक करें और कुछ यादें संजोएं। इन यादों को अपने कैमरे में क्लिक करें, कुछ देर के लिए उनको निहारें, तभी इस सफ़र का मज़ा आता है। आप देखिए मेरे चारों तरफ का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है।
कुछ चलते फिरते, कुछ रुकते रुकाते, नेचुरल व्यूज़ का मज़ा लेते हुए दोस्तों छतरू से ग्राम्फू तक के 17 किलोमीटर के इस सफ़र को हमने करीब 2.5 घंटे में पूरा किया। अभी 2:45 हो गए हैं और अब हम ग्राम्फू के उस कट पर पहुंच गए हैं जहां पर आकर बुरी सड़कों का दौर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं। लेफ़्ट वाला कच्चा रास्ता वो है दोस्तों जहां से हम अभी आए हैं, और ये वाला रास्ता अटल टनल और लेह की तरफ चला जाता है। हम यहाँ से लेफ़्ट जा रहे हैं और रोहतांग पास से मनाली जाने की कोशिश करेंगे। गाड़ी में लगी स्क्रीन पर आप टाइम देख सकते हैं, दोपहर के 2:52 हो गए हैं। हम रोहतांग पास की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं हमें मनाली तक कितना टाइम और लगेगा। रोड्स की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर बेहद ही अच्छी है। हमें करीब 2 दिन के बाद ऐसा रोड मिला है जिस पर हम खुलकर गाड़ी चला पा रहे हैं। इस मोड़ पर दोस्तों हमें पुलिस ने रुकवा लिया था। यहाँ हमें बताया गया कि रोहतांग पास जाने के लिए दोस्तों परमिट की ज़रूरत थी, जो हमने अप्लाई नहीं किया था। हालांकि ये ऑनलाइन मिल सकता था, लेकिन हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हमने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया और अब हम वापस ग्राम्फू के उसी कट के सामने से होते हुए कोकसर वैली होते हुए अटल टनल से मनाली जाएंगे। दोस्तों अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे कोकसर वैली वाला ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी उम्दा क्वालिटी का रोड है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इस उम्दा क्वालिटी के रोड पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ियाँ, एक अलग ही दुनिया यहाँ पर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था हम किसी और देश में हैं। 9 दिन का लाहौल स्पीति का हमारा ये रोड ट्रिप आज 8वें दिन लगभग समाप्ति की ओर था। लेकिन दोस्तों काफ़ी डेंजरस समझे जाने वाले इस रोड ट्रिप को छोटी गाड़ी से सक्सेसफुली कंप्लीट करने की खुशी के साथ साथ कल 9वें दिन इस ट्रिप के ख़त्म हो जाने का दुख भी हो रहा है। कल के बाद दोस्तों हम फिर से उस भीड़ भरे कंक्रीट के जंगलों में घुस जाएंगे और फिर से उसी दौड़ती भागती दुनिया की रैट रेस में शामिल हो जाएंगे। यहाँ से दोस्तों जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जीवन को चलाते रहने के लिए जाना भी मजबूरी है। आज शाम तक हम मनाली पहुँच पाएंगे और आज का हमारा नाइट स्टे मनाली में होगा। उसके बाद कल हम मनाली से दिल्ली के लिए अपनी जर्नी शुरू करेंगे और कल का 9वां दिन हमारे इस लाहौल स्पीति के रोड ट्रिप का आखिरी दिन होगा। इस रोड ट्रिप के 9 दिनों में दोस्तों हमारी गाड़ी दिल्ली से वापस दिल्ली तक लगभग 1750 किलोमीटर यानी कि 1750 किलोमीटर चली और गाड़ी की ओवरऑल माइलेज अप्रॉक्सीमेट 17 किलोमीटर्स की आई है। और हमारे 4 लोगों का 9 दिन का पूरा खर्च गाड़ी का सब कुछ मिला के, फ्यूल, टोल टैक्सेस वगैरह सब मिला के लगभग 72,000 के करीब आया है, यानी कि 18,000 रुपीज़ पर हेड। मैंने अपनी इस लाहौल स्पीति सीरीज़ के पिछले सभी वीडियोस में और ख़ासकर काजा से मनाली के इन तीनों वीडियोस में इस रोड ट्रिप से रिलेटेड लगभग सभी ज़रूरी पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है। अगर दोस्तों फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको रियली में वीडियो में मज़ा आया है, तो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों बातों बातों में हम अटल टनल तक पहुंच गए हैं। लेफ़्ट वाला आयरन ब्रिज है, ये अटल टनल के बिल्कुल सामने है। सामने से जो राइट वाला रास्ता जो जा रहा है ये सिस्सू केलांग होते हुए लेह तक जाता है। अब हम लेफ़्ट साइड में टनल की तरफ मुड़ेंगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अटल टनल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो फेमस अटल टनल है जो मनाली को लेह से जोड़ती है और 12 महीने अब रोड की कनेक्टिविटी बनाए रखती है। मेरे पीछे वाला रास्ता कोकसर की तरफ से आता है। अगर आप काजा की तरफ से आते हैं और रोहतांग पास की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिट चाहिएगा। बिना परमिट के हम लोग भी वापस आए हैं। हम काजा की तरफ से आए थे, हमारे पास कोई परमिट नहीं था,
तो हमें रोहतांग वाले रास्ते पर नहीं जाने दिया गया। अगर आप लोग काजा की साइड से आते हैं, ग्रामफू की तरफ निकलते हैं, तो अगर आपके पास परमिट है तो आप लोग उधर से जाएं रोहतांग की तरफ से, अदरवाइज़ आप अटल टनल से होके जाएं। और दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपनी वो बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत कुछ है भारत में देखने के लिए, न जाने क्यों लोग विदेशों का रुख करते हैं। आपको एक ही वक्त पर एक ही समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में स्नो कवर्ड माउंटेन्स, डेजर्ट, बीचेस सब कुछ देखने को मिल सकता है। ये वीडियो दोस्तों ना चाहते हुए भी काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं इस रोड ट्रिप के सभी पहलुओं को कवर करना चाहता था। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।